दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दिसंबर क्वार्टर के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे इन आंकड़ों में क्या क्या बढ़त हुई है और क्या कमी रही है उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्या इस लेवल पे स्टॉक महंगा है या फिर वाकई में सस्ता है। स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हो रही है और इसके पीछे वजह बाजार में तूफानी गिरावट, बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बाजार में गिरावट जारी है और एफआई की बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। दिसंबर महीने में उन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली की थी, लेकिन नए साल में भी उनकी बिकवाली जारी है और ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 23,026 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। करीब 209 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.90% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। करीब 1% के आसपास की गिरावट, तो काफ़ी बड़ी गिरावट है और ये गिरावट लगातार हो रही है जिसकी वजह से सभी शेयर लगातार आप देखकर नीचे आ रहे हैं। अब जब बाजार में गिरावट का माहौल बनता है तो कोई भी स्टॉक है जो सीमित दायरे में नहीं रहता है उसमें गिरावट जरूर होती है। अब आपको ये भी पता ही होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एमएफआई लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल कर दिया है, तो यह एक लार्ज कैप स्टॉक बन गया। उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है क्योंकि बाजार में इस समय सेंटीमेंट पूरे बिगड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं कि स्टॉक की शुरुआत आज बिल्कुल फ्लैट हुई 123 पर, जो क्लोजिंग कल की थी। इंट्राडे में 123 का ही हाई बना क्योंकि सुबह बाजार खुला पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद में बाजार में गिरावट शुरू हो गई जिसकी वजह से ये स्टॉक भी संभल नहीं पाया और इंट्राडे का जो लो बना वो 120 के आसपास है। अब अंत में क्लोजिंग देख सकते हो कि 120 के आसपास रही, बिल्कुल निचले लेवल पर, जहाँ पे 2.02% की गिरावट थी। तो 120 इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 123 का है। अब इसका 52 वीक का लो 120 का है, जो आप देख सकते हो कि बिल्कुल आज बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये एक फ्रेश लो ही बन गया है, आप देख सकते हो। और इसका हाई है जो 52 वीक का वो 188 का है, जो इसका एक ऑल टाइम हाई है। तो अभी फ़िलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल पर है और काफ़ी दबाव में दिख रहा है स्टॉक बिल्कुल। अब ये जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, आप देखें तो 31 दिसंबर से शुरू हुआ था लगातार। उसके पहले 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी थी, लेकिन 31 दिसंबर को 128 के आसपास स्टॉक था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 6 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई और थोड़ी थोड़ी करके 7 जनवरी तक गिरावट की वजह से 120 पे स्टॉक आ गया। उसके बाद 8 जनवरी को यानी कल हमने इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी। स्टॉक एक बार फिर से इंट्राडे में 124 तक चला गया। लग रहा था कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, स्टॉक निचला लेवल बता दिया अब यहाँ से दौड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज फिर से उसी लेवल पे आ गया, यानी 120 के लेवल पर आ गया, यानी अपने निचले लेवल पर एक तरह से ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये टूटेगा तो और भी इसमें पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड के दिसंबर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे देख के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि एक भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी नहीं किया, कोई भी म्यूचुअल फंड नया एंट्री नहीं मारा है। यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस समय अवॉइड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, और इसके पीछे वजह यह है कि ये स्टॉक अपने पेयर कंपनियों की तुलना में महंगा है और इसी वजह से सारे के सारे म्यूचुअल फंड इसको अब इस समय अवॉइड करते हुए दिखाई देंगे। और उल्टा 8 म्यूचुअल फंड थे उन्होंने बिकवाली कर दी और इसमें से वो निकल गए। तो ये एक बुरी खबर एक तरह से कि आप देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड ने एंट्री नहीं मारी, बल्कि 8 म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट करके निकल गए। अभी कुछ म्यूचुअल फंड है जो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का यहाँ पे निवेश है अभी, तो उनका 11.72 करोड़ का एयूम है इसमें, यानी अभी उनका निवेश इसमें बना हुआ है। उन्होंने करीब यहाँ पे देखो कि 9,19,772 शेयर लिए हुए इसके अलावा देख सकते हो कि यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की यहाँ पे बात करें तो उनका भी निवेश है। करीब 12.54 करोड़ रुपीज़ का एयूम उन्होंने किया हुआ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, और उनकी तरफ से देखें तो 9,84,219 शेयर यहाँ पे उन्होंने लिए हुए कंपनी के अंदर। एक और कंपनी का निवेश है और वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, जिनका यहाँ पे 6.21 करोड़ का एयूम है। उन्होंने लगभग 4,87,684 शेयर देख सकते हो कि खरीद के रखे हुए हैं।
तो अभी फ़िलहाल इसमें आपको 3 म्यूचुअल फंड ही दिखाई देंगे, बाकी सारे म्यूचुअल फंड हैं जो यहाँ से आपको एग्जिट होते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड एग्जिट लिया, जिसमें निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड करो तो यहाँ पे आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ ने भी अपना निवेश निकाला है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने भी इसमें अपनी एग्जिट कर ली है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड का भी यहाँ पे एग्जिट हुआ है। तो ये बहुत सारे जो फंड हाउस है वो एग्जिट हो चुके हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक वाकई में दबाव में है और आने वाले समय में बिजनेस के आंकड़े तो जारी किए हैं, लेकिन जब रियल में रिजल्ट आएगा या फिर इस बार बजट में सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी, उसके बाद में इसको कोई ट्रिगर मिल सकता है। यानी अभी फरवरी तक का इंतजार करना होगा। यहाँ पे इसके सिंपल मूविंग एवरेज को देख लेते हैं तो 5 डेज़ के हिसाब से 126.01 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। 10 डेज़ के हिसाब से देखें तो 126.28 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 20 डेज़ के हिसाब से देखें तो 129.64 का सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा। और 50 डेज़ के हिसाब से अगर देखें तो 132.01 का सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा। यानी अभी अपने सारे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट सितंबर का काफ़ी ठीक ही था। रिवेन्यू 2.4 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया था, जहाँ पे 25.7% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 545.6 करोड़ का बताया था, जहाँ पे 20.95% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली थी। डायलूटेड ईपीएस 0.69 था, जहाँ पे 2.99% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रह गई, तो देख सकते हो कि 22.76% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जहाँ पे 3.76% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ कम हुआ, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है। अब यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर को देखें, जून और सितंबर क्वार्टर को चेक कर ले। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की। जून क्वार्टर में 2208 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 2410 करोड़ तक पहुंची है। तो टोटल इनकम में वृद्धि हुई है बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टीआई ग्रोथ देखें तो 15.55% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में कम होकर 9.12% के आसपास रहा। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर ले तो 180 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 189 करोड़ के आसपास आया। टी ग्रोथ देख ले तो 3.04% डाउन था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 4.95% अप हुआ। एबिटाडा देखे तो 2028.64 करोड़ का बताया था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 2221.24 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 17.55% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 9.49% अप रहा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 482.61 करोड़ का बताया था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 545.60 करोड़ तक पहुंचा। तो प्रॉफिट बढ़ा है। पीएटी ग्रोथ की बात कर ले तो 6.98% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 13.05% हुआ। अब एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 91.85% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 92.16% हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 21.85% के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 22.64% तक आ गया। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ईपीएस 0.60 रुपीज़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 0.69 रुपीज़ हो गया। तो ईपीएस में वृद्धि हुई है। अभी फ़िलहाल इसका फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1,06,655 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 121 की है। लो इसका अगर देखें तो 120 का है, जो आज बिल्कुल नया बना है, और हाई इसका 188 का है। स्टॉक का पी 58.10 है। यही चिंता की वजह है। दूसरे जो कंपेयर कंपनी के जो पी रेशियो 25 के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 22.60 की है। आरओसी 9.42% है और आरओई 15.2% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फिलहाल वीकनेस बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय क्या संभावना बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।